गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत आज हमारा भारत और अमेरिका के संबंध, ठीक है। तो देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध से लेकर और वर्तमान तक। जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ था तो विश्व में दो विचारधाराएं आपस में टकराई। एक थी साम्यवादी विचारधारा, एक थी पूंजीवादी विचारधारा। भारत को इन्हीं दो धाराओं के संदर्भ में आगे बढ़ना था। एक तरीके से एक विचार चल रहा था कि इन्हीं में से किसी को अपनाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से नहीं। भारत ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर हमने एक और चीज देखी कि भारत का संबंध समाजवादी देश सोवियत संघ की तरफ मुड़ा, यानी कि उसका जो रुख था वो सोवियत संघ की तरफ ज्यादा स्पष्ट नजर आया। भले ही हम सोवियत गुट में शामिल नहीं हुए, भारत का सोवियत गुट की तरफ देखना इस लिहाज से भी जरूरी था क्योंकि जो पंडित नेहरू थे वो समाजवादी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा अन्य भारतीय राजनेता भी समाजवादी विचारधारा की ओर देखते थे, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष था वो विपक्ष पूंजीवादी गुट की तरफ देख रहा था। लेकिन विपक्ष बहुत कम मात्रा में था, अल्प मात्रा में था, तो इस वजह से विपक्ष का कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ नहीं पाया और हमारे संबंध सोवियत संघ के साथ अच्छे होते चले गए। भले ही हम सोवियत गुट में शामिल नहीं हुए, ध्यान रखिए, हम सोवियत गुट में शामिल नहीं हुए, जो वार्सा पैक्ट वगैरह था इनका, हम वहां शामिल नहीं होते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यह होता है कि हमारी अमेरिका के साथ दूरियां बनती चली जाती हैं। हमारी अमेरिका के साथ दूरियां बनती चली जाती हैं, रिश्ते ज्यादा घनिष्ठ नहीं हो पाते हैं, रिश्ते घनिष्ठ नहीं हो पाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष हो रहा होता है तो अमेरिका कभी भी हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। यहाँ तक कि 1971 के जो बांग्लादेश संकट था, उस संकट में भारत के खिलाफ अपने जंगी बेड़ों को अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए उतार भी देता है, ठीक। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। विघटन के पश्चात अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचती है और भारत एक तरीके से मित्र विहीन हो जाता है। विश्वसनीय मित्र के नाम पर शीत युद्ध के दौरान भारत के पास सोवियत संघ था, लेकिन अब वो खुद विखंडित हो गया, तो अब भारत मित्र विहीन हो जाता है और विश्व में इस समय वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की एक नई अवधारणा जन्म लेती है और भारत भी इसी के साथ आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ा बहुत नरमी देखने को मिलती है और जब हम सन 2000 के पश्चात 2000 के इर्द गिर्द आते हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध ठीक होते हुए नजर आते हैं। ये नहीं कहेंगे घनिष्ठ होते हुए, लेकिन अब देखिए, हमने इसका उदाहरण क्या, 2008 में हमने क्या किया, परमाणु समझौता किया, आपस में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हमने परमाणु समझौता कर दिया। अब वर्तमान की स्थिति देखिए जरा। वर्तमान में भारत और अमेरिका के रिश्ते हमें ज्यादा घनिष्ठ नजर आते हैं, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, ठीक है। इन दोनों के रिश्ते क्या हैं, ज्यादा घनिष्ठ नजर आ रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका का स्टैंड हमें पता नहीं है। अगर अमेरिका इस समय 4 कदम आगे है तो कुछ देर बाद वो 6 कदम पीछे भी हो सकता है। उसकी विदेश नीति में ये चीजें क्लियर नहीं है कि वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। भारत के वैसे वर्तमान में इन दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि भारत अपने अधिकांश हथियार इस समय अमेरिका से खरीद रहा है। भले ही बड़ा हिस्सा अभी भी हमारा रूस से आ रहा है, लेकिन हमने अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार को खरीदने या फिर ये हेलीकॉप्टर्स खरीदने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, शक्ति संतुलन के लिए हम और अमेरिका और भारत शक्ति संतुलन के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारी किताब में उसकी बात अब कर लेते हैं। क्या है कि भारत अमेरिका के संबंध वर्तमान की कुछ बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आप हमारा जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र है, सॉफ्टवेयर उद्योग जो हमारा इंडस्ट्री है, उसमें हम काफी प्रबल हैं,
अच्छा हमारा उत्पादन यहाँ पर होता है, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात है। देखिए सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात, हमारे सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात अमेरिका को होता है। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर उत्पादन हो रहा है उसका कितना प्रतिशत, 65%। ठीक है, निर्यात कहाँ हो रहा है हमारा, अमेरिका को। हम क्या देख रहे हैं, भारत और अमेरिका के संबंधों की बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है ये कि जो एक कंपनी है बोइंग, विमान कंपनी है ये बोइंग, इस बोइंग विमान कंपनी के 35% कर्मचारी, बोइंग विमान कंपनी के 35% तकनीकी कर्मचारी किसके हैं, भारत के हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली अगला, तो जो सिलिकॉन वैली है यूएसए में, इस सिलिकॉन वैली यानी ये सिलिकॉन घाटी है, यहां पर 3 लाख भारतीय कार्यरत हैं। कितने, 3 लाख भारतीय कार्यरत हैं, 3 लाख भारतीय कार्यरत हैं। फिर 15%, अमेरिका में 15% उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियां, अमेरिका में 15% उच्च औद्योगिक कंपनियां भारतीयों, अनिवासी भारतीयों ने लगाई, यानी कि वो भारतीय जो यहां से अमेरिका चले गए। ठीक है, उन्होंने यहां पर लगा रखी है। तो ये वर्तमान में हमारे संदर्भों को दिखा रहे कि हम किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और, अमेरिका के साथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर कुछ समझ नहीं आता है, भारत को ही नहीं विश्व को भी समझ नहीं आता है, अधिकांश देशों को। देखो 3 बातें करते हैं भारत वाले, क्या करना चाहिए। एक पक्ष कहता है कि हमको सैन्य मामलों में इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक पक्ष कहता है कि हमें जो व्यापार है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और एक पक्ष कहता है जो विकासशील देश है हमको इनका नेतृत्व करना चाहिए। अभी मैं समझाता हूं अभी आपको इसको। देखिए कि अमेरिका के प्रति विदेश नीति कैसी हो, ये क्या चीज दिखा रहा है, अमेरिका के प्रति विदेश नीति कैसी हो। भारत में 3 धड़े हैं, यानी पक्षकार हैं, धड़े पक्षकार। एक पक्षकार कहता है कि हमको सैन्य रूप से अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सैन्य रूप से, यानी कि सेना के क्षेत्र में हमें मिलकर इसके साथ काम करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी पक्ष इसकी आलोचना करता है, कहता है कि अमेरिका के साथ जो है सैन्य मामलों में आगे बढ़ना किसी खतरे से खाली नहीं है, हमें इस मामले में वाशिंगटन से दूरी बनाकर रखना ही उचित होगा। ठीक है ना, एक पक्ष क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, इससे संबंध बनाने हैं सैन्य मामलों, लेकिन दूसरा पक्ष कह नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम ऐसा करते हैं कि आर्थिक विकास हो गया, निवेश हो गया, ठीक है, व्यापार के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामले पर फिर एक प्रश्न उठ जाता है कि अमेरिका का पता नहीं चलता कि कब वो हमको व्यापार के मामले में गच्चा दे दे, यहां पर भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर एक धड़ा ये कहता है कि भारत क्या करे, विकासशील देशों को इकट्ठा करे, इकट्ठा मतलब एक जगह पे लाना, एक मंच पर लाना, ठीक है ना, और उनका नेतृत्व करे, उनका क्या करे, नेतृत्व करे। और नेतृत्व करेगा तो कुछ समय बाद भारत एक शक्ति के रूप में उभर जाएगा जो कि अमेरिका को टक्कर देगा। एक धड़ा ये कह रहा है भारत में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अमेरिका के प्रति हमारी जो नीति है उसके लिए हमारे पास 3 तरह के विचार है। ये 3 तरह के विचार क्यों आए, क्योंकि अमेरिकी विदेश नीति का स्वभाव स्पष्ट नहीं है, अमेरिकी विदेश नीति का स्वभाव क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास 3 तरह के विचार आ रहे हैं। एक कह रहा है कि हमें सैन्य के क्षेत्र में इनके साथ काम करना चाहिए, दूसरा कह रहा है व्यापार के क्षेत्र में, और तीसरा कह रहा है कि हम विकासशील देशों के नेता बन जाएं और यहां से हम अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, अमेरिका के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अभी तक वर्तमान स्थिति में भी हम क्या देख रहे हैं कि अभी जो भले ही दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे भारत अमेरिका के, एक समय लग रहा था, लेकिन अभी ये कोरोना काल में कुछ टाइम हमें लगा रिश्ते अच्छे हैं, फिर कुछ टाइम लगा कि गड़बड़ हो रहे हैं। तो हमने क्या देखा, कहां से ये भारत से ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया हुई नहीं, ये अच्छे और बुरे का जो काम हुआ ये हमने कहा अमेरिका की हरकतों से। ठीक है, अमेरिकी सरकार ने जो जो काम किया उनकी वजह से हमें क्या अच्छे और बुरे, हम उसके स्वभाव को नहीं समझ पा रहे, और वास्तव में खुद अमेरिका को भी नहीं पता है कि उसका स्वभाव
क्या है, वो खुद को अभी तक नियत नहीं कर पाया है कि उसकी विदेश नीति क्या होगी। तो ये था भारत अमेरिका का संबंध। शीत युद्ध काल में अच्छा नहीं रहा, लेकिन वर्तमान में क्या है, अच्छा है, लगभग अच्छा है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। क्या, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। अब देखते हैं साहब कि अभी हमने पढ़ा क्या, अमेरिका का वर्चस्व पढ़ रहे हैं। अब अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, ठीक है, कैसे निपटे, किससे, अमेरिकी वर्चस्व से। पूरी हेडिंग क्या है, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। जो वर्तमान में विश्व में अमेरिका का वर्चस्व फैला हुआ है, उस वर्चस्व को किस तरीके से रोका जाए। आखिर वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम अमेरिकी वर्चस्व को संतुलित कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, देखिए, पहला कैसे निपट सकते हैं, आपसी विभेद मिटाकर। क्या, आपसी विभेद मिटाकर, यानी कि जो विवाद के बिंदु हैं, उनको मिटाकर। किसके बीच विवाद के बिंदु, देखिए, छोटे देशों का नाम तो ले नहीं रहा है, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया। ठीक, रूस, चीन, भारत, ब्राजील, ये मुख्य देश। देखिए, ये लोग अगर अपने आपसी विवाद मिटा दें, आपको पता है कि भारत चीन का विवाद है, ठीक, चीन रूस का विवाद है, भारत और ब्राजील के कुछ मुद्दों को लेकर विवाद है, इस तरीके से आपस में विवाद है इन सबके। ठीक है, तो हम अमेरिकी वर्चस्व को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक उपाय बताया गया है कि आपसी विभेद को मिटाकर, यानी कि आपस में जो जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके। तो प्रॉब्लम किनके बीच है, ये जो बड़े बड़े देश हैं इनके बीच। ठीक है, इन समस्याओं को अगर ये देश अपने बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो हम कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, यानी कि उस पर कुछ न कुछ अंकुश लगेगा। एक उपाय के तौर पर आपको यह समझाया गया है कि आपसी विभेद को मिटाकर हम इस चीज में नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि क्या करें, हम आपस में मिलकर काम करें। क्या, आपस में मिलकर काम करें, आपस में मिलकर आगे बढ़ना, आपस में मिलकर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ना, आपस में मिलकर आगे बढ़ना। अब किसके साथ आपस में मिलकर, कि अमेरिकी वर्चस्व को कैसे हम रोक सकते हैं। तो देखो, क्या दूसरा उपाय सुझाया जा रहा है कि विश्व के देश क्या करें, अमेरिका के साथ आगे बढ़े। समझ गए, अमेरिका के साथ, अमेरिका के वर्चस्व में रहते हुए आगे बढ़े। दूसरा उपाय क्या कहा जा रहा है कि विश्व के देश क्या करें, आपस में, यानी कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसी के अंतर्गत रहते हुए आगे बढ़े, अपना आर्थिक विकास करें, अपने देश में आर्थिक समृद्धि लाएं, ठीक, निवेश को बढ़ाएं, व्यापार को प्रोत्साहित करें। इस तरीके से क्या होगा, किसी देश का कल्याण होगा। ये एक बात चल रही कि क्या कर सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण किया जा सकता है। क्या करके, अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, अमेरिका से क्या नहीं करना, दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, उसके साथ साथ चलना है। इसको कहते हैं बैंड वेगन थ्योरी। बैंड वेगन थ्योरी, क्या, बैंड वेगन थ्योरी। ठीक है, तो समझ क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि जैसा अमेरिका वर्चस्व चला रहा है आप उसको चलने दीजिए और साथ मिलकर के काम कीजिए। उसकी जो प्रौद्योगिकी है उस प्रौद्योगिकी का फायदा उठाइए, निवेश के क्षेत्र में फायदा उठाइए, आर्थिक विकास कीजिए, आयात निर्यात को बढ़ावा दीजिए, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दीजिए। इस तरीके से अलग अलग चीजें इसमें निकल कर आ रही हैं कि जैसी बहे बयार तैसी पीठ कीजिए, यानी कि जैसा पानी बह रहा उसी तरीके से अपनी पीठ को भी आप चलाते रहिए। ठीक है ना, तो ये है बैंड वैगन थ्योरी। ये अमेरिका के वर्चस्व को रोकने की दूसरी बात कही गई। ठीक है, अब तीसरी बात कही जा रही है कि दबदबे वाले देश से खुद को दूर रखा जाए। क्या,
दबदबे वाले देश की नजरों से खुद को बचाया जाए। दबदबे वाले देश की नजरों से खुद को बचाया जाए। समझ रहे हैं आपको क्या कह रहा है? दबदबे वाले देश की नजरों से खुद को बचाया जाए। यानी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लुका छिपी का गेम खेला जाए। ठीक है, कैसे? अमेरिका का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जाना चाहिए। क्या कहा जाए? अमेरिका का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जाना चाहिए। किसकी तरफ? देशों की तरफ। अब आप खुद सोचिए, रूस, चीन, भारत, ब्राजील, इतने बड़े बड़े देश हैं, यूरोपीय संघ, ठीक है, ये इतना बड़ा, क्या अमेरिका की नजरों से ज्यादा दिन तक बचकर रह सकते हैं? क्या अमेरिका इस तरफ देखेगा नहीं? पश्चिम एशिया की तरफ देखेगा नहीं? तो दबदबे वाले देश की नजरों से खुद को बचाया जाए, एक उपाय सुझाया जा रहा है वर्चस्व से निपटने के लिए। लेकिन ये जो रणनीति है वो छोटे देशों के लिए कारगर हो सकती है। क्या कहा हमने? ये वाली, दबदबे वाले देश की नजरों से खुद को बचाया जाए, ये रणनीति छोटे छोटे देशों के लिए कारगर हो सकती है। वो भी उस स्थिति में जब वो, ये समझ लीजिए आप, कंगाल है एक तरीके से, ठीक है, उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, या वो गरीबी वगैरह में जी रहे हैं तो ही। लेकिन अगर उनके पास संसाधन होंगे, उनके पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, तो पक्की बात है कि अमेरिकी नजरों से वो खुद को बचाकर नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। तो ये तर्क ज्यादा अच्छा हमें नहीं लग रहा है, क्यों बड़े देश क्या है, अमेरिकी नजरों से ज्यादा दिन तक बचकर नहीं रह पाएंगे। ठीक, अब चौथा देखिए, राज्येतर संस्थाएं। राज्येतर संस्थाएं, इसके अंतर्गत कहा जाता है, राज्येतर संस्थाओं के अंतर्गत कहा जा रहा है कि देखिए, विश्व में कोई भी देश, क्या विश्व में कोई भी देश अमेरिका के वर्चस्व को रोकने की हिम्मत नहीं रखता है, इतना आगे अभी तक नहीं बढ़ पा रहा है। भले ही ये बात अलग है कि चीन आगे चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी वो उस स्थिति में नहीं पहुंचा। तो क्या कहा जा रहा है कि राज्येतर संस्थाएं, यानी राज्य से इतर संस्थाएं। अभी राज्येतर संस्थाएं क्या हुई? कहा जा रहा है कि ये जो राज्येतर संस्थाएं, ये अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिकार कर सकती हैं। अब ये राज्येतर संस्थाएं क्या हैं? एनजीओ, यानी स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ये स्वयं सहायता समूह हो गया, मीडिया हो गया, ठीक, स्वयं सहायता समूह, मीडिया, लेखक, कवि, मार्गदर्शक, इस तरीके से ग्रुप, समझ रहे हैं आप लोग, अलग अलग लोग, क्या कि लेखक हो गए, कवि हो गए, मार्गदर्शक हो गए, ठीक है ना, आपका मीडिया हो गया, स्वयं सहायता समूह हो गए, अलग अलग छोटे छोटे संगठन हो गए, कुछ आर्थिक संगठन बना करके खुद अमेरिका के ही नागरिक, एक ये सारे क्या कही जा रही है? राज्येतर संस्थाएं, यानी कि राज्य से इतर संस्थाएं, राज्य से हटकर संस्थाएं। जब ये सब लोग सामाजिक आंदोलन, ये सारे के सारे क्या होंगे? अमेरिका के प्रति इकट्ठा होंगे, अमेरिका के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, तो अमेरिका के वर्चस्व को रोका जा सकता है। ऐसी संभावना ही जताई जा रही इससे, राज्येतर संस्थाओं से। बाकी जो हमने 3 पॉइंट्स आपको सुझाए, कहा जा रहा है कि ये जो 3 बिंदु है, ये उतना काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर राज्येतर संस्थाएं अपने आप को बलवान बनाती हैं और अमेरिका के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ती हैं, जिसमें हमने क्या कहा आपसे, मीडिया भी है, स्वयं सहायता समूह भी है, मार्गदर्शक भी है, ठीक है, लेखक गण है, तो विभिन्न प्रकार के लोग इसमें शामिल है, स्वयं खुद अमेरिका के लोग भी क्या है इसमें शामिल है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? अमेरिका के वर्चस्व को रोक सकते हैं। कौन? राज्येतर संस्थाएं। तो आप लोगों को एक बात समझ आ गई होगी कि विश्व सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कहा हमने? विश्व की कोई सरकार नहीं है। जैसे भारत की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, रूस की सरकार है, पाकिस्तान, चीन, अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन विश्व सरकार नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। विश्व की कोई सरकार है ही नहीं। जब विश्व सरकार नहीं है तो क्या हो रहा है? अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय संगठन है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय संगठन
एक सरकार के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे। इनके पास नियम कानून भी हैं, लेकिन वो नियम कानून अमेरिका के वर्चस्व को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना। आपने देखा होगा 2003 इराक युद्ध में हमने पढ़ा था, क्या हुआ था इराक युद्ध के अंतर्गत? इराक युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ था? ये हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन के बिना अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है ना। तो ये था कि अमेरिका के वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। तो अब हमारा ये पार्ट आज यहीं पर खत्म होता है, फिर कल से या परसों से हमारा चौथा पार्ट शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।